या उसके पश्चात व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय बचत स्कीम को किए गए आहरण पर छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं एनपीएस वात्सल्य खातों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था का प्रस्ताव करती हूँ, जैसे कि समग्र सीमाओं के अध्ययन सामान्य एनपीएस खातों के लिए उपलब्ध है। जुलाई 2024 में मेरे भाषण में मैंने वचन दिया था कि अपीलीय आदेशों को प्रभावी करने सहित सभी प्रक्रियाओं को अगले 2 वर्षों में डिजिटलाइज करते हुए इन्हें कागज रहित कर दिया जाएगा। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि डिजिटलीकरण को क्रियाशील किया जा रहा है। जुलाई 2024 में हम अपील में लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास स्कीम लेकर आए थे। इस स्कीम को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली और लगभग 33,000 करदाताओं ने अपने विवादों के समाधान के लिए इस स्कीम का लाभ उठाने का प्रस्ताव किया है। निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ प्रस्ताव हैं। उन अनिवासियों के लिए प्रकल्पित कराधान व्यवस्था का प्रस्ताव किया जाता है जो ऐसे निवासी कंपनियों को सेवाएं प्रदान करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सुविधा स्थापित या संचालित करती हैं। इसके अलावा मैं उन अनिवासियों की कर निश्चितता के लिए एक सेफ हार्बर शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं जो निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण इकाइयों को आपूर्ति के लिए घटकों का भंडारण करते हैं। वर्तमान में टन भार कर स्कीम केवल समुद्र में जाने वाले जहाजों के लिए उपलब्ध है। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा टन भार कर स्कीम के लाभों को भारतीय जलयान अधिनियम 2021 के अंतर्गत पंजीकृत अंतर्देशीय जलयानों के लिए भी विस्तारित करने का प्रस्ताव किया जाता है। हम भारतीय स्टार्टअप को सहायता जारी रख रहे हैं। मैं 5 वर्षों तक निगमन की अवधि का विस्तार करने का प्रस्ताव करती हूं ताकि स्टार्टअप को उपलब्ध लाभों को 1/4/2030 से पहले निगमित होने वाले स्टार्टअप को प्रदान किया जा सके। आईएफएससी में अतिरिक्त कार्यकलापों को आकर्षित और प्रोत्साहित करने के लिए मैं अन्य बातों के साथ साथ आईएफएससी में स्थापित जलयान लीजिंग इकाइयों, बीमा कार्यालयों, वैश्विक कंपनियों के ट्रेजरी केंद्रों के लिए विशिष्ट लाभों का प्रस्ताव कर रही हूं। इसके अलावा आईएफएससी में प्रारंभ करने की निर्णायक तारीख को भी लाभ का दावा करने के लिए 5 वर्षों तक बढ़ाकर 31/3/2030 तक कर दिया गया है। श्रेणी 1 और श्रेणी 2 एआईएफ अवसंरचना और ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में निवेश कर रही है। मैं इन निकायों को प्रतिभूतियों से होने वाले लाभों पर कराधान की निश्चितता प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। सॉवरेन धन निधियों और पेंशन निधियों द्वारा अवसंरचना के क्षेत्र में वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए मैं निवेश की तारीख को 5 वर्ष से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। मध्य वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए वैयक्तिक आयकर सुधार। विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा में लोकतंत्र, जननांगिकी और मांग हमारे मुख्य सहायक स्तंभ हैं। मध्य वर्ग भारत के विकास के लिए शक्ति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने राष्ट्र निर्माण में मध्य वर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता में हमेशा विश्वास जताया है। उनके योगदान को देखते हुए हमने उनके कर के बोझ को समय समय पर कम किया है। 2014 के बाद तुरंत शून्य कर स्लैब को बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया था, जिसे 2019 में बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया, 2023 में 7 लाख कर दिया गया। यह मध्य वर्ग की करदाताओं पर हमारी सरकार के विश्वास को दर्शाता है। मुझे अब यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय अर्थात विशिष्ट दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख प्रतिमाह की औसत आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा।
अतः 1 लाख अर्थात विशिष्ट आय दर जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर नए व्यवस्था में यह जो लिमिट है वो 12.75 लाख की होगी वेतनभोगी करदाताओं के लिए, जो कि वर्तमान में 75,000 की मानक कटौती के कारण है। सभी करदाताओं को लाभान्वित करने के लिए सभी श्रेणियों में कर लैब और दरों में परिवर्तन किए जा रहे हैं। यह नई संरचना मध्य वर्ग के करों को काफी कम करेगी और घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिक धनराशि उपलब्ध होगी। मैं नई कर व्यवस्था में निम्नानुसार कर दर संरचना को संशोधित करने का प्रस्ताव करती हूँ। 0 से 4 लाख रुपए 0, 4 से 8 लाख रुपए 5%, 8 से 12 लाख रुपए 10%, 10 से 12 लाख रुपए 15%, 16 से 20 लाख रुपए 20%, 20 से 24 लाख रुपए 25%, 24 लाख रुपए से अधिक 30%, 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर जैसे कैपिटल गेन स्लैब, मैं फिर से पढ़ती हूँ, 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर जैसे कैपिटल गेन, जो स्लैब दर में कटौती के कारण होने वाले लाभ के अलावा कर में छूट इस ढंग से प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा कर का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। आय के विभिन्न दरों में स्लैब दर संबंधी परिवर्तनों और छूट के कुल कर लाभ को उदाहरणों के साथ दर्शाया जा सकता है। नई कर व्यवस्था में 12 लाख की आय वाले करदाता को कर में 80,000 रुपए का लाभ होगा, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार उसके देय कर का 100% होगा। 18 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को कर में, जो कि 18 लाख की आय प्राप्त कर रहा है, उसको 70,000 रुपए, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार देय कर का 30% होगा, का लाभ होगा। जो 25 लाख की आय वाले व्यक्ति को 1,10,000 रुपए, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार 25% का होगा, का लाभ होगा। मेरे कर प्रस्तावों के प्रस्ताव अनुलग्नक में दिए गए हैं। इन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 लाख करोड़ और प्रत्यक्ष कर में और अप्रत्यक्ष करों में लगभग 2600 करोड़ का परित्याग होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं इस बजट को सदन के सम्मुख रखती हूँ। जय हिंद। आइटम नंबर 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण। सर, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित सदन बजट के सत्र हाउस के प्रदान पर रखती हूँ। बजट प्रबंधन अधिनियम 2030 का फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। आइटम नंबर 3, सीतारमण जी महोदय, मैं आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि वित्त विधेयक 2025 को सदन के सम्मुख लाया जाए। पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, विधेयक को पुनर्स्थापित करें। सर, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करती हूँ। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सोमवार तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और इससे पहले 12 लाख तक की
जिनकी कमाई है साल में, उनको एक भी रुपया टैक्स के रूप में नहीं देना पड़ेगा। यानी कि हर महीने जो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं उनको किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं दिया गया है। ये बड़ा जो है बजट में ऐलान किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से। और उसके बाद किस तरीके से 12 लाख के बाद 18 लाख तक का क्या टैक्स रहने वाला है उसको विस्तार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा। वित्त मंत्री ने इस बजट में सबसे बड़ा यह ऐलान किया है और इसको लेकर के क्योंकि लगातार मिडिल क्लास वर्ग की नजरें जो है वो टिकी हुई थी इस पर कि टैक्स के लिहाज से क्या कुछ रहने वाला है बजट में, और ये बड़ा ऐलान कर दिया गया। बजट में अब तक का सबसे बड़ा यह ऐलान माना जा रहा। हर महीने 1 लाख की कमाई पर किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। 8 से 12 लाख की आय पर 10% टैक्स जो है वो रहने वाला है। ये जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने 7 टैरिफ रेट को हटाने का फैसला किया और इसके बाद 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव भी इसमें रखा गया है। तो क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, इसको आसान भाषा में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इनकम टैक्स में सबसे बड़ा बदलाव किया गया। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है, चाहे वो हम एलईडी की बात करें या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, ये जो सारी चीजें हैं ये सस्ती कर दी गई हैं। तो 2025-26 के लिए बजट में बड़े ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से किया गया है। और इसके साथ ही ये भी बताया गया कि गंभीर बीमारियों की जो दवाइयां हैं, ऐसी लगभग 36 दवाई हैं जो ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं, यानी कि ये सस्ती हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 36 जीवन रक्षक दवाएं जो हैं वो पूरी तरीके से ड्यूटी टैक्स इन पर खत्म किया जाता है। इन पर कोई ड्यूटी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाया जाएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये है कि बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। इससे माना जा रहा है कि किसानों की आय जो है वो दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि मखाना बोर्ड से जो मखानी की उत्पादकता करते हैं किसान, उनको सबसे ज्यादा इसका फायदा होने वाला है। और यही वजह है कि किसानों की माना जा रहा है कि इस बजट में पेश होने के बाद उनकी जो है चेहरे पर खुशी की लहर जरूर दौड़ गई होगी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती होंगी। हम आपको बता रहे हैं बड़ी खबर। और इसके साथ ही कैंसर की दवाइयां सस्ती होंगी। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा, ये बता रहे हैं आपको। Which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. तो किस तरीके से 12 लाख तक के आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ये वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा। और उसके बाद अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो